A very good morning to all my dear student. मैं डॉक्टर आफरीन और हम लोग ज़ूलॉजी पढ़ने वाले हैं। आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि क्लास 11th का सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19। ठीक है, इससे पहले बच्चे हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत क्या, वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा है नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट कराता है, काम कराता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो जो काम है नर्वस सिस्टम का वो कितना फास्ट होता है। बस सिग्नल आया नहीं कि काम यूं खत्म हो गया, राइट। क्या हो अगर हमारी बॉडी को कोई एक पर्टिकुलर काम स्टार्ट करना है और काफी लंबे टाइम तक वो काम खत्म कराना है, तब क्या ब्रेन उसमें कैसे काम करेगा? क्या ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होगा? आप सोचो कि अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो, जैसे हम नर्वस सिस्टम में जानते हैं वो तुरंत काम करता है, थोड़े से टाइम के लिए करता है ना। तो अगर कोई काम को लंबे टाइम के लिए करना है तो ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा, ऑर्गन उस सिग्नल के हिसाब से काम करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद काम बंद, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजेगा, फिर थोड़ी देर यहाँ पर मजदूरों ने काम किया और फिर काम बंद। मतलब ये बार बार क्या होगा? मजदूर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, राइट, और बार बार हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज रहा होता है ना। तो क्या इस चीज को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम नेचर ने बनाया है कि हम एक बार सिग्नल भेजें और हमारी बॉडी में वो कंटिन्यूअसली काम होता रहे, और जब तक काम को स्टॉप करने की जरूरत ना पड़े तब तक वो काम बंद ना हो? बिल्कुल है। एंड उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या नाम है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है। बच्चे देखो, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर काम करने का तरीका है वैसा ही, मतलब कोऑर्डिनेशन करने का ही काम है, कंट्रोल करने का ही काम होता है, लेकिन ये स्लोली काम करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आधा से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया ना। एक जब जल्दी काम करना है तो नर्वस सिस्टम काम कर दे, और जब लॉन्ग लास्टिंग काम करना है तो एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के काम कर ले। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम अकेले काम कर रहे हैं या एंडोक्राइन सिस्टम अकेले काम कर रहा है। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है, कंट्रोलिंग की जो कैपेसिटी है, वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को दिया हुआ है। ये दोनों रेगुलेटेड वे में काम कंप्लीट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग। चलो तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस सिस्टम की जो स्टडी की जाती है, मतलब स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने बताया होगा, बट फादर का खिताब तो किसी एक को मिलता है। तो वो वाज द फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। द फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज, कौन है? किसी को आइडिया? चलो जी मैं बता देती हूँ। फादर जो है इनके वो हैं आपके थॉमस एडिसन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? थॉमस एडिसन। इसमें हम जिस केमिकल की बात करेंगे, जो हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग की कैपेसिटी रखता है, उस केमिकल का नाम क्या है बेटा? उस केमिकल को हम कहते हैं हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। इन जनरल वे में देयर आर लॉट्स ऑफ हार्मोन्स एंड वन बाय वन हम सारे ईच एंड एवरी हार्मोन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब ये जो हार्मोन है, तो कोई तो हार्मोन होगा जो पहले आइसोलेट किया गया होगा, कोई हार्मोन होगा जो पहले डिस्कवर किया गया होगा। यहाँ पर इस चैप्टर में क्या है, हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि हमें दो नाम याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो अलग है और जो सबसे पहले आइसोलेट हुआ वो अलग है। ठीक है,
तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है वो क्या है बेटा? सेक्रेटिन। ठीक है। एंड फर्स्ट आइसोलेटेड सभी जानते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों में से नाम बोल भी रहे हो। फर्स्ट आइसोलेटेड, यस, इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। बोलो। ये कुछ हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ये जो केमिकल है जिसको हम कहते हैं हार्मोन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये कैसे काम करता है ना? ये स्लोली काम कर रहा है, किस तरह से, कैसे बॉडी को कोऑर्डिनेट कराएगा, कैसे रेगुलेट करेगा, उसके लिए इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है। तो आइए हम लोग फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। किसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग? हार्मोन्स की प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो बेटा, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होते थे तो उसमें हमने देखा था कि वो बहुत फास्ट काम करता है, रेगुलेटेड वे में काम करता है, थोड़ी देर के लिए काम करता है। लेकिन एक चीज थी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हर एक सेल के अंदर तक नहीं जा सकता था, है ना? लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल के अंदर तक जाकर के मैसेज भेज सकता है। तो कितनी अच्छी बात हो गई। जो नर्वस सिस्टम काम नहीं करा पा रहा है उस काम को करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे पास। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन में सबसे पहले मैं लिखूंगी इट इज बायोजेनिक। बायो का मतलब लिविंग, जेनिक मतलब सिंथेसिस। तो बायोजेनिक का मतलब क्या हो गया? जो केमिकल, जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, टिश्यूज के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहते हैं बायोजेनिक। तो हार्मोन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, सो इट इज बायोजेनिक। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अभी कहा कि ये सेल के अंदर जाकर काम करा सकता है, तो दिस इज इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर। ठीक है। दिस इज प्राइमरी मैसेंजर। एंड ये क्योंकि एक केमिकल है तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज केमिकल मैसेंजर। मेरे ख्याल से इन लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ट्रेस अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ट्रेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है कहने का मतलब आपने सुना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना? तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो बहुत थोड़ी सी होती हैं, बट उस थोड़े से अमाउंट में ही वो धमाल कर जाती है। बस वैसा ही है हमारा ये हार्मोन। इसकी जरूरत हमारी बॉडी को बहुत कम सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम है तो कम काम करेगा। काम वो सफिशिएंट करता है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी सारा काम करता है थोड़े से में। तो जब थोड़े से ही सारा काम हो जा रहा है तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो ये कैसे चाहिए? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या होता है? क्या ये हार्मोन खाने के बाद, लेट्स सपोज कि अगर हम बाहर से इसको लेते हैं, लेट्स सपोज ले लिया, तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? तो हार्मोन जो है बेटा वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है। ध्यान रखना है कि ये हमें किसी भी तरह का नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये प्रोटीन नहीं, ये फैट नहीं। ठीक है। इसका नेचर जरूर हो सकता है कि ये फैटी नेचर का हो, लिपिड का बना हो या प्रोटीन का बना हो, बट जब वो हार्मोन की फॉर्म में होता है ना, तो वो किसी भी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो क्या क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहे हैं, सेल के अंदर जाके मैसेज प्रोवाइड करा सकता है। प्राइमरी मैसेंजर है, ये केमिकल फॉर्म में होता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए, नॉन न्यूट्रिएंट होता है। इसके साथ एक और है इसकी प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, एक फीचर है इसके अंदर को ध्यान रखना कि ये जो हार्मोन है बच्चे, ये हार्मोन कैसे काम करते हैं? तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ये क्या करते हैं? बाइंड्स विद रिसेप्टर, है ना? रिसेप्टर के साथ अगर ये बाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो, ये हार्मोन निकले,
किसी भी चीज़ के थ्रू, स्पेशली तो ब्लड के थ्रू जाते हैं, तो ब्लड के थ्रू ये आए, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे, टारगेट ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये उनके साथ जाके जुड़ गए। अब जब तक ये जुड़े हुए हैं तब तक उस ऑर्गन को, उस सेल को सिग्नल जाता रहेगा और वो सिग्नल काम करता रहेगा। मतलब यहाँ हमारे ऑर्गन को दोबारे से सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार उसने सिग्नल भेज दिया, अब जब तक वो ऑर्गन वहां से रिमूव ना किया जाए तब तक वो ऑर्गन उस काम को करता रहेगा। तो हो गया ना, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक ये काम कर पाएगा। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? बोलो। अब अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो हम लोग थोड़ा सा और